एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। तो आपने सुना होगा वर्ड इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी को डिफेंस करता है इन्फेक्टिव पैथोजन और डिजीज से। अब इम्यूनाइजेशन क्या होगा? कोई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मैं इंडिविजुअल के अंदर आर्टिफिशियली इम्यूनिटी रेज कर दूं। वापस सुनना, कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से मैं इंडिविजुअल के अंदर आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को क्या कर दूं? रेज कर दूं। ठीक है। और वो इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट में होगी? इन्फेक्टिव एजेंट के अगेंस्ट में। वो प्रोसेस जिससे मैंने पर्सन को रेसिस्टेंस कर दिया किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के बाय द आर्टिफिशियल मीन, वो कहलाएगा इम्यूनाइजेशन। यहां तक बात क्लियर है? आगे सुनो, टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे दो तरह के इम्यूनाइजेशन हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकंड वन इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव वर्ड के ऊपर ध्यान दो। एक्टिव यानी कि मेरा इसके अंदर क्या होगा? एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ योगदान होगा। अगर मैं बात करूँ पैसिव की, तो यहाँ पे मुझे सारी चीज क्या मिलेगी? डायरेक्टली प्रिपेयर्ड मिलेगी। तो इसके अंदर मेरा ज्यादा योगदान नहीं होगा। अब एक्टिव के बारे में अच्छे से सुनो। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है? मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर अपना कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंटीजेनिक प्रिपरेशन जो होगी वो इंजेक्ट की जाएगी बॉडी के अंदर, वो दी जाएगी। अब जब एंटीजन मिल रहा है तो एंटीजन बॉडी में जाएगा और क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। यानी कि एंटीबॉडी बनाने में हमारा योगदान हुआ, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। यहां तक बात समझ में आई? इसके अंदर कौन सी प्रिपरेशन जाएगी? एंटीजेनिक प्रिपरेशन। इसका एग्जांपल दूं तो आएगी बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेंटे ग्विनिन। ठीक है। सेकंड वन आता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मैंने आपको बोला था कि सारी चीज अपने डायरेक्टली प्रिपेयर्ड मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्टिव में तो हम दे रहे थे एंटीजन, और पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम देंगे एंटीबॉडीज। मतलब कि डायरेक्ट सारा काम हमने इसको क्या दिया है? रेडीमेड दिया है। एंटीबॉडीज डायरेक्टली हम क्या करेंगे? इंजेक्ट करेंगे। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो आएगा टिटेनस टॉक्सोइड यानी टिटेनस इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। और एंटीटॉक्सिन सीरा जो कि आता है डिप्थीरिया में। ठीक है। और जो डिप्थीरिया का वैक्सीन जो होता है, एंटीटॉक्सिन जो है, वो प्रिपेयर किया जाता है हॉर्स के सीरम से। यहां तक बात क्लियर है? आगे सुनना, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। अब जो वैक्सीन होती है, इसके अंदर एक या एक से अधिक पैथोजन के लिए प्रिपरेशन तैयार की जाती है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सोइड और कंबाइंड वैक्सीन। तो इन सब की हम हमारी अगली स्लाइड्स के अंदर अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो लाइव वैक्सीन में क्या होगा? किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी अपने यूज में आने वाला पार्ट है उसको लेके वैक्सीन के यूज में लिया जाता है। ठीक है। और जो पार्ट अपने हमारे काम में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएटेड। क्या बोलते हैं? एटेन्यूएटेड। इसीलिए लाइव वैक्सीन को क्या बोला जाता है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सेकंड आता है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है। इसमें क्या होगा? किल्ड ऑर्गेनिज्म यूज लिया जाएगा जो कि किस फॉर्म में? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। थर्ड आता है टॉक्सोइड्स। इसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन्स को यूज लिया जाएगा। ठीक है। उसको फॉर्मेलिन से क्या किया जाता है? डीएक्टिवेट किया जाता है, और ओनली जो अपने काम में आने वाली चीज है वो रख ली जाती है। इसकी आगे डिटेल बताऊंगा मैं। फोर्थ आता है कंबाइंड वैक्सीन, जैसे कि डीपीटी का डोज हुआ, पेंटावेलेंट वैक्सीन हुई, एक्सेट्रा। तब फर्स्ट वैक्सीन आती है लाइव वैक्सीन, जिसका मैंने आपको क्या बोला था? एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म भी इसको हम बोलते हैं। ये जो वैक्सीन होती है यानी कि लाइव वैक्सीन, ये अपने को दोनों इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी। अगर मैं बात करूं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आएगा बच्चे जो भी एंटीबॉडीज हमारी थी, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ठीक है। और सेल मीडिएटेड की बात करूं तो कौन आएगा इसके अंदर? सेल से कौन याद आ रहा है आपको? टी सेल और
बी सेल। ठीक है, लाइव वैक्सीन के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि ये कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। समझ में आया? लाइव वैक्सीन को वापस शॉर्ट में सुन लो। ये दोनों तरह की इम्यूनिटी प्रदान करवाएगी, चाहे वो ह्यूमरल हो या फिर सेल मीडिएटेड हो, और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर उसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। अब इसके अंदर जो भी वैक्सीन आती है उसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बना रखी है, ध्यान देना। बोल टेल मी वाई MMR इज अ लाइव वैक्सीन। क्या पूछा मैंने, क्या याद रखना है आपको? बोल टेल मी वाई MMR इज अ लाइव वैक्सीन। तो अब इसको अपन वैक्सीन कैसे याद करेंगे? इससे पहला मैंने बोला था बॉल, ठीक है, तो B4 क्या हो गया? BCG। BCG का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेंटिक ग्वेनिन। O से हुआ OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं सेबिन या फिर साबिन। L से आएगा लाइव इन्फ्लुएंजा। ठीक है, लाइव इन्फ्लुएंजा है इसलिए इसको मैंने किस कैटेगरी में लिया? लाइव वैक्सीन की कैटेगरी में। एक किल्ड इन्फ्लुएंजा भी होता है जिसको मैं किल्ड वैक्सीन की कैटेगरी में लूंगा, और ये OPV है इसलिए मैंने, मतलब कि ओरल है, उसको मैंने लिया है लाइव वैक्सीन की कैटेगरी में, और जो इंजेक्टेबल होगा उसको मैं लूंगा किल्ड वैक्सीन की कैटेगरी में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो मैंने आपको बोला था बोल टेल मी वाई MMR इज अ लाइव वैक्सीन, तो बोल का मैंने मतलब निकाल दिया B4 BCG, O4 OPV, L4 लाइव इन्फ्लुएंजा। दूसरा था टेल, तो टेल में आया T4 टाइफॉइड जो भी ओरल डोज है, E4 ई कोलाई, L4 लाइव प्लेग। ठीक है, लाइव वैक्सीन की इंपॉर्टेंट बात सुनो, इसके अंदर ज्यादातर ओरल डोज वाली वैक्सीन आएगी, जैसे कि टाइफॉइड भी ओरल आ गया, OPV भी ओरल आ गया। ठीक है, आगे सुनो, टेल मी वाई। वाई को मैंने कैसे लिखा है इसमें? वाई, तो Y4 आ गया येलो फीवर। तो येलो फीवर भी क्या है? एक लाइव वैक्सीन है। फिर आता है MMR इज अ लाइव वैक्सीन, तो MMR को मैंने किससे प्रदर्शित किया? MMR मतलब मीजल्स मम्स एंड रूबेला। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं आपको लाइव वैक्सीन के बारे में बताऊं तो वापस सुनो, इसमें दोनों टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में इसको नहीं देना है। ट्रिक बोलती है कि साहब बोल टेल मी वाई MMR इज अ लाइव वैक्सीन। तो अपन अभी बात कर रहे हैं लाइव वैक्सीन की। ठीक है, लाइव वैक्सीन की बात कर रहे हैं मतलब अपन गौर करना ऑन द वर्ड लाइव। लाइव वर्ड पे गौर करना। लाइव मतलब जिंदा। ठीक है, जिंदे आदमी से आप बात कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो उससे आप क्या पूछोगे? बोल टेल मी वाई लाइव वैक्सीन इज अ सॉरी बोल टेल मी वाई MMR इज अ लाइव वैक्सीन। ठीक है, जिंदा आदमी खा भी सकता है और मुंह खोल भी सकता है। ठीक है, तो इससे याद रखना कि इसमें ज्यादातर ओरल रूट वाली वैक्सीन आएगी। यहां तक बात क्लियर है? ये ट्रिक कैसे आपको यूज करनी है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बता चुका हूं। अब दूसरी आती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन ये सुनो कि इट प्रोवाइड इम्यूनोजेनिसिटी विदाउट इन्फेक्टिविटी। ठीक है, यानी कि ये क्या है? मोर इम्यूनोजेनिक है, मतलब कि ज्यादा असरदार है, लेकिन इसके कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। जैसा भाई फर्स्ट वाली जो थी उसमें आप प्रेग्नेंट वुमेन में उसको आप नहीं दे पा रहे थे, क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ये क्या है? असरदार भी ज्यादा और साइड इफेक्ट भी कम है। अब मैंने नाम बोला था आपको किल्ड वैक्सीन। ठीक है, तो किल्ड यानी मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। तो ना तो आप उससे पूछ सकते हो, ना आप उससे बात कर सकते हो, ना ही वो खाने के लिए कुछ मुंह खोलेगा, यानी कि ओरल रूट वाली इसके अंदर नाक के बराबर आएगी। किल्ड है, मर चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप, रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो स्टार्ट होगी रिप से, RIP, रेस्ट इन पीस से। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ट्रिक याद रखनी है, RIP रिप जम्मू एंड कश्मीर CM। ठीक है, रिप जम्मू एंड कश्मीर CM ही हैड टाइफॉइड। अब जो भी ब्लैक से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो उससे मैंने ट्रिक बना रखी है। ठीक है, तो रिप से आया
रेबीज, आर फॉर रेबीज, आई फॉर इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन यानी कि साल, और आई फॉर ही कौन सा आ गया, इन्फ्लुएंजा जो कि है किल्ड। पी फॉर आया पर्ट्यूसिस, जिसको हम बोलते हैं वूपिंग कफ और 100 डे कफ। ठीक है, तो वूपिंग कफ और 100 डे कफ के नाम से भी आपसे कोई पूछ ले कौन सी वैक्सीन है, तो बोलना साहब कौन सी है, किल्ड वैक्सीन है। और आता है पी फॉर प्लैक, वो भी कौन सी टाइप ऑफ वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। जम्मू एंड कश्मीर के जेके से आता है जे फॉर जैपनीज एंसेफेलाइटिस और के फॉर कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज। सीएम से आता है कोलेरा, सी फॉर कोलेरा, एम फॉर मेनिंजोकोकल, ही हैड टाइफॉइड, तो ही से कौन आएगा, हेपेटाइटिस बी, और टाइफॉइड का मतलब टाइफॉइड। तो ये हमने बात करी है कौन सी कैटेगरी की वैक्सीन की, किल्ड कैटेगरी की। ठीक है, किल्ड वैक्सीन की हमने यहाँ पे बात करी है। थर्ड आता है टॉक्सोइड। तो जो टॉक्सोइड होते हैं वो मतलब ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिन से बनाए जाते हैं। ठीक है, टॉक्सिन को ट्रीट किया जाता है फॉर्मलिन से, ये फॉर्मलिन नहीं है, यहाँ पे फॉर्मलिन आएगा, FORMALIN। ठीक है, फॉर्मलिन इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सोइड विच रिटेन द एंटीजेनिसिटी बट लूजेस इट टॉक्सिसिटी। यानी कि टॉक्सोइड को जो टॉक्सिन्स है उसको आपने ट्रीट किया फॉर्मलिन से। किससे ट्रीट किया, फॉर्मलिन से ट्रीट किया, जिससे कि जो टॉक्सोइड जो था मतलब इसका जो टॉक्सिन था वो तो हार्मलेस रह गया और ओनली एंटीजेनिक इफेक्ट शो होंगे। एक एग्जांपल दूं इसका तो आएगा डिप्थेरिया, जिसके लिए टेस्ट यूज होता है शिक टेस्ट, और दूसरा आता है टिटेनस टॉक्सोइड। फोर्थ आती है कंबाइंड वैक्सीन यानी कि डीपीटी बोलूं तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस वाली वैक्सीन का कॉम्बिनेशन आता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है, इसके अंदर 5 तरह की वैक्सीन आती है जिसकी हम आगे बात करेंगे। MMR यानी कि मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, और DT यानी डिप्थीरिया एंड टिटेनस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा साहब कि यहाँ पे भी DT आया, यहाँ पे भी DT आया, यहाँ पे DPT बोला, यहाँ पे DT बोला, ऐसा क्यों? तो सुनो, यहाँ पे मैंने बोला DPT यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला D और T, डिप्थीरिया एंड टिटेनस। तो ये वैक्सीन उनके लिए है साहब जिनमें पर्ट्यूसिस नहीं होता, यानी कि 5 साल की उम्र के बाद पर्ट्यूसिस नहीं होता। तो उन पेशेंट्स में अपन कौन सी दे सकते हैं, उन इंडिविजुअल में अपन कौन सी दे सकते हैं, D एंड T। समझ में आया यहां तक? अब वैक्सीन जो प्रिवेंट करती है डिजीजेस को, ठीक है, वैक्सीन जो प्रिवेंट करती है डिजीजेस को, तो फर्स्ट आती है 6 किलर प्रिवेंटेबल डिजीज। 6 किलर प्रिवेंटेबल डिजीज। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी 6 किलर डिजीज नहीं है, ठीक है, या फिर 6 किलर डिजीज के नाम बताओ। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो नाम सुनना अच्छे से। पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस एंड मीजल्स, ये सारी 6 किलर डिजीज है। समझ में आया? पोलियोमाइलाइटिस के लिए कौन सी आती है, पोलियो। ट्यूबरकुलोसिस के लिए आती है BCG। मैंने आपको नाम बोला था DPT यानी कि हो गया डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, और MMR जो कि मीजल्स के लिए आ रही है। ठीक है, तो ये 6 किलर डिजीज वाली वैक्सीन आ गई आपके सामने। अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, मतलब अदर वैक्सीन के थ्रू जो आप प्रिवेंट कर सकते हो डिजीज, तो वो आएगी हेपेटाइटिस B, मम्प्स, टाइफॉइड, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल निमोनिया, जिसके लिए वैक्सीन आती है न्यूमोकोकल वैक्सीन PCV। ठीक है, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, कोलेरा, प्लेग और रेबीज, इन सब की वैक्सीन आती है। ठीक है, लेकिन ये किस कैटेगरी से अलग है, 6 किलर प्रिवेंटेबल डिजीज से अलग वैक्सीन है। यहां तक बात समझ आई? अब मैं बात करता हूं रूटीन इम्यूनाइजेशन की। रूटीन इम्यूनाइजेशन की, तो इसके बारे में फर्स्ट सुनना, TT कौन है। फर्स्ट मैं बात करूंगा TT के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट डोज होता है वो जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है तब लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि जो सेकंड मंथ है, प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ है, उसमें आपको पता पड़ेगा कि साहब लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम आपने उसके क्या लगा दिया, फर्स्ट डोज लगा दिया। फर्स्ट डोज कब लगाओगे, एज सून एज
प्रेगनेंसी कंफर्म और डिटेक्टेड। अब जो टीटी का सेकंड डोज आएगा वो आएगा फर्स्ट डोज के जस्ट 1 मंथ बाद, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो 4 वीक्स बाद। फर्स्ट डोज आपने लगाया था, दूसरे मंथ पे आपने प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर ली थी, दूसरे मंथ पे आपने लगा दिया, तो सेकंड डोज कब लगेगा? तीसरे महीने में। अगर फर्स्ट डोज आपने तीसरे महीने में लगाया था तो सेकंड डोज कब लगेगा? 4th महीने में, मतलब कि 1 महीने का गैप रहेगा सेकंड डोज में। यहां तक बात समझ में आई? अब बात सुनना इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। मैं वैसे आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज पहले बता चुका हूं। 5 तरह की एंटीबॉडीज होती है, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेनली 2 के बारे में बात बताऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको यहाँ पे किसका मैकेनिज्म बताना है? टिटेनस टॉक्सोइड का बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा IgG और दूसरी में एक्सप्लेन करूंगा IgM। तो IgG वैसे तो होती है गामा ग्लोबुलिन, इसलिए इसको बोलते हैं IgG, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया है गुट्टी, G फॉर गुट्टी। गुट्टी यानी शॉर्टर, है ना। जो छोटे लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं ना गुट्टे, तो मैंने इसका नाम दिया है गुट्टी, ठीक है। और जो IgM है इसको मैंने नाम दिया है मोटी, ठीक है, फैटी लोग, मोटी। अब IgG के बारे में सुनो। IgG को मैंने बोला था गुट्टी यानी कि छोटी, ठीक है। अब जो छोटी एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा से इजीली पास ऑन हो सकती है, ठीक है। प्लासेंटा से क्या हो सकती है? इजीली पास ऑन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात सुनना, फर्स्ट मैंने बोला था कि प्लासेंटा से इजीली पास ऑन हो सकती है क्योंकि ये क्या है? गुट्टी है, छोटी है, कहीं भी अटकेगी नहीं। लेकिन जो छोटा आदमी है उसकी अगर किसी दूसरे बॉडी बिल्डर आदमी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो वो उसको मारेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार उसके मारेगा तब जाके असर होगा, ठीक है। मतलब कि वो लंबे समय तक उसको मार रहा है, यानी कि इसका लेवल जब रेज होगा जब क्रोनिक इन्फेक्शन होगा। IgG का लेवल जब रेज होगा जब क्रोनिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब सुनो IgM के बारे में। अब सुनो IgM के बारे में। IgM मैंने बोला था, क्या नाम दिया मैंने इसको? मोटी, यानी कि ये प्लासेंटा से क्रॉस नहीं हो पाएगी, फंस जाती है, ठीक है, फंस जाएगी, प्लासेंटा से क्रॉस नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर ये किसी आदमी के एक थप्पड़ मार दे तो सामने वाला उठेगा नहीं, यानी कि जो इसका एक्शन था वो कैसा था? एक्यूट, ठीक है। क्या था? एक थप्पड़ में ढेर, एक शॉट में ढेर, इसका मतलब एक्शन कैसा था? एक्यूट। तो इसका जो लेवल था IgM का वो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर रेज होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस मैं बता चुका हूं। IgG गुट्टी थी, पास हो जाती थी प्लासेंटा से, ठीक है। इसका लेवल क्रोनिक इन्फेक्शन में रेज होता है, किसका? IgG का। IgM जो है वो मोटी है और इसलिए प्लासेंटा से पास नहीं हो पाती है, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन छोड़ो, लाइफ स्पैन को छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। IgM मोटी थी, प्लासेंटा से पास ऑन हो जाती है। IgM मोटी थी, प्लासेंटा से पास ऑन नहीं हो पाती है, और इसका जो लेवल है वो एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर रेज होता है, ठीक है। अब आगे सुनो। टिटेनस का जो मैंने फर्स्ट डोज दिया, ठीक है, तो फर्स्ट डोज जब दिया तो कौन सा इन्फेक्शन होगा? एक्यूट इन्फेक्शन होगा। और एक्यूट इन्फेक्शन के लिए मैंने कौन सी एंटीबॉडी आपको बोली थी? IgM बोली थी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट डोज दोगे, एक्यूट इन्फेक्शन होने की वजह से फॉर्मेशन होगा एंटीबॉडी का, कौन सी एंटीबॉडी का? IgM का, ठीक है। लेकिन क्योंकि IgM मोटी है और प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, तो इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ये ओनली सेंसिटाइजिंग डोज की तरह वर्क करेगी। लेकिन जो सेकंड डोज है, ठीक है, ये क्या करेगा? जब भाई बार बार आप डोज दोगे तो वो किस कैटेगरी में आता है? क्रोनिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में। और मैंने बोला था जब भी क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो कौन सी एंटीबॉडी बढ़ेगी? IgG बढ़ेगी, ठीक है। और IgG क्योंकि गुट्टी है इसी वजह से क्या कर जाती है? प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है, मतलब कि लंबे समय तक असर करता है। यहां तक बात समझ में आई? अब सुनना भाई, पहली प्रेगनेंसी थी, आपने जैसे ही प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया फर्स्ट डोज दे दिया था, उसके जस्ट 1 महीने बाद में सेकंड डोज दे दिया था। यहां तक बात क्लियर है? कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है प्लासेंटा को?
जी, ठीक है। और कौन सी एंटीबॉडी नहीं कर सकती, तो वो है IgM। यहां तक बात क्लियर बताई थी मैंने आपको। अब आपने पहले वाली प्रेगनेंसी में डोज दे दिया, अब लेडी वापस प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अगर 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हुई है, 3 साल के अंदर प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी थी 2010 में, दूसरी प्रेगनेंसी आ गई 2012 में, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर अंदर हो गया, या फिर 3 साल में भी होगी। मान लो 2013 में भी प्रेग्नेंट होती है, तो 3 साल का स्टेज आ गया। अगर 3 साल के अंदर लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसका पहले TT इम्यूनाइजेशन हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप उसको ओनली बूस्टर डोज देंगे। मतलब कि सारा भाई फर्स्ट और सेकंड डोज देने की जरूरत नहीं, ओनली बूस्टर डोज दो और काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका जो 3 साल वाला पीरियड है, या तो वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या तो 3 साल से ज्यादा हो गए, या फिर पहले आपने उसको इम्यूनाइजेशन नहीं दिया था TT वाला, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको दोनों TT के डोज वापस देने पड़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है। TT के बारे में इंपॉर्टेंट बात सुनो। TT वो वैक्सीन है रूटीन इम्यूनाइजेशन का, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, इसके अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती है, तो इसलिए कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब एब्रीवेशन सुनो, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म सुनो, जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शॉर्टली बार बार बोली जाती है। तो BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेंटे ग्विरिन। OPV का होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। DTP का होता है डिप्थीरिया टिटनस एंड होल सेल पर्ट्यूसिस। WP का मतलब है होल सेल पर्ट्यूसिस, और P का मतलब होता है पर्ट्यूसिस। समझ में आया। DT यानी कि डिप्थीरिया एंड टिटनस टॉक्सोइड। TT यानी कि टिटनस टॉक्सोइड। हेपेटाइटिस B यानी कि हेपेटाइटिस B की कौन सी है, वैक्सीन। MMR का मतलब होता है मीजल्स मम्स एंड रूबेला। हिब का मतलब है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। IPV का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। TD का मतलब है टिटनस एंड रिड्यूस्ड डोज ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सोइड। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि HPV क्या है, कैंसर कोज होने का पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है ना। PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। TDAP यानी कि टिटनस एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड एंड अ सेल्यूलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन। यहां तक एब्रीवेशन क्लियर है। अब शॉर्ट में सुनो, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो बर्थ के टाइम में आप दोगे BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, ठीक है। 6th वीक पे आप दोगे OPV, पेंटावेलेंट 1, रोटावायरस, IPV जिसका क्या लगता है, फ्रैक्शनल डोज लगता है, यानी कि बहुत माइन्यूट सा, बहुत कम सा डोज इसका लगता है। फिर आता है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी कि PCV। तो ये सारी किस में लगेगी, 6th वीक में लगेगी। उसके बाद में 10th वीक पे लगेगी OPV सेकेंड, पेंटावेलेंट 2 और रोटावायरस 2। तो यहाँ पे बार बार 2 क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी फर्स्ट डोज अपन ने 6th वीक में दे दी थी। समझ में आया। 14th वीक पे आएगी OPV थर्ड, पेंटावेलेंट थर्ड, फ्रिक्शनल IPV, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस, PCV 2। 9th to 12th मंथ में आती है मीजल्स रूबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज एंसेफेलाइटिस ओनली एंडेमिक जगह ही दिया जाता है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह वो लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा हो, उसी जगह ही दिया जाता है। इसके शायद 131 या 151 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे ये दिया जाता है, ठीक है। PCV बूस्टर, भाई PCV कंप्लीट होने के बाद में पूरा बूस्टर डोज इसका दिया जाता है 9 to 12 मंथ में। ये आपको पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 16 to 12 मंथ में आप देंगे मीजल्स रूबेला, जापानीज एंसेफेलाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस टिटनेस यानी कि DPT का बूस्टर देंगे और OPV का भी बूस्टर देंगे। 5 से 6 साल में DPT का बूस्टर नंबर सेकंड लगेगा, 10 साल में टिटनेस टॉक्सोइड लगेगा,
ठीक है, और एडल्ट में डिप्थीरिया लगेगा ना। 16th ईयर में टीटी या टीडी आप कुछ भी दे दो, या तो टीटी और टीडी जाएगा, यानी कि टिटेनस टॉक्साइड या फिर टिटेनस टॉक्साइड या माइन्यूट अमाउंट ऑफ डिप्थीरिया। प्रेग्नेंट वुमेन में आएगा टीटी, TD1, 2 और टीटी या टीडी बूस्टर। टीटी की कहानी मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूं। अब सुनना, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एट डेल्टोइड मसल, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को डेल्टोइड मसल में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो जो शोल्डर है जिसके यहाँ पर हड्डी निकली होती है, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। उसके जस्ट नीचे मिड फोरआर्म में यहाँ पे जो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, जैसे कि ARV यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है, जो कुत्ता काटने के बाद में देते हैं, तो वो भी यहाँ पे देते हैं। बहुत सी बार टीटी भी यहाँ पे देते हैं। तो ये कौन सी मसल है? डेल्टोइड मसल है। कौन सी मसल है ये डेल्टोइड मसल है, यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। अब सुनो, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। तो पहले जो मैंने बताया था वो शॉर्ट में था, इसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है कि साहब आप कितना डोज दोगे, कौन से रूट से जाएगा और कौन सी साइट में जाएगा, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं बात करूंगा प्रेग्नेंट वुमेन की। तो प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में मैंने आपको बताया था, सब टीटी दोगे, ठीक है। तो टीटी कब दोगे? जैसे आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई, ठीक है। प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई तो कितना दोगे? 0.5 ml देना है। रूट रहेगा IM यानी कि इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में जाएगा, ठीक है। सेकंड जो टीटी का डोज आता है वो आता है 4 वीक आफ्टर TT1, यानी कि अगर पहले तीसरे महीने वो प्रेगनेंसी में दिया था तो अब यहाँ पे दूसरा डोज लगेगा चौथे महीने में, ठीक है। सेम रहेगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म में। TT बूस्टर ये तब देना है जब दोनों टीटी के डोज दिए गए हों प्रेग्नेंट वुमेन में विद इन लास्ट 3 ईयर में। समझ में? 0.5 ml इंट्रावस्कुलर एंड अपर आर्म सेम है। अब आती है इन्फेंट की बारी। अब आती है किसकी? इन्फेंट की बारी। तो सुनना, जो 28 दिन तक का बच्चा होता है, यानी कि बर्थ से लेकर 28 दिन तक का बच्चा, उसको हम बोलते हैं नियोनेट। और जो 1 साल तक का बच्चा हो जाता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। 3 साल तक के बच्चे को हम बोलते हैं टोडलर, ठीक है। उसके अंदर प्री स्कूलर एंड स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम बात करें इन्फेंट यानी कि 1 साल तक के बच्चे की। तो सुनना, फर्स्ट आता है BCG। तो BCG आप कब दोगे? एट द टाइम ऑफ बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। मतलब कि आप इसको एट बर्थ या फिर 1 साल के अंतराल में कभी भी दे सकते हो। अब अगर पैदा होते ही बच्चे को दे दिया तो उस कंडीशन में आप दोगे 0.1 ml। 1 ml नहीं है यह है 0.1 ml, यानी कि 1 ml का बहुत कम पार्ट है ये, ठीक है। अगर पैदा होते ही दिया है तब तो दोगे आप 1 ml, 0.1 ml, और ठीक है 0.1 ml देना है अंटिल 1 month ऑफ द एज। अगर 1 month ऑफ द एज हो गई पेशेंट की तो फिर आप कितना दोगे? 0.05 ml। नहीं आया समझ में? वापस बताता हूं। बर्थ से लेकर 1 month तक आप दे सकते हो 0.05 ml, ठीक है। और उसके बाद का अगर टाइम है तो आप दोगे 0.1 ml, ठीक है। वैसे मोस्टली 0.1 ml दिया जाता है। रूट रहेगा इंट्राडर्मल यानी कि स्किन की लेयर के अंदर ये दिया जाता है। लेफ्ट अपर आर्म में आप देंगे। हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज सुन लो। कभी भी कोई पूछे कि सबसे पहला वैक्सीन जो है वो कौन सा दिया जाता है या फिर सबसे पहले कौन सा देना जरूरी है, तो बोलना हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एट बर्थ और या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर। विद इन 24 आवर जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस डोज को दिया जाता है। 0.5 ml दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर जाता है, और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई यानी कि कैसे बताऊं, आपकी जो थाइज होती है, थाइज में जो घुटने के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसका जो मिड पोर्शन होता है वहां पे ये इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है।
फिर आती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसको एट बर्थ देंगे, लेकिन फर्स्ट जो 15 दिन है, ठीक है, उसके अंदर आप अर्ली एज पॉसिबल जितना हो सके उतने में दे सकते हो। ओरल पोलियो के बारे में सबको पता है, 2 बूंद जिंदगी के, तो इसमें 2 ड्रॉप दी जाती है और ओरल रूट से दी जाती है। सेकेंड आता है ओपीवी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कब होगा? 6th वीक पे, फिर 10th वीक पे और फिर 14th वीक पे। और जो ओपीवी है वो आप 5 साल तक के बच्चे को दे सकते हो। 2 बूंद जिंदगी के मैंने बोला है, तो 2 ड्रॉप्स आएगी, ओरल रूट से आप देंगे। पेंटावेलेंट के 3 डोज आते हैं, 1, 2, 3। ये भी सेम ओपीवी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की तरह जाएंगे। 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक, ठीक है, जिसको आप 1 साल तक के बच्चे को दे सकते हो। 0.5 ml जाती है और इंट्रामस्कुलरली देते हैं, वही मिड पोर्शन ऑफ दी थाई में, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, ठीक है। अब नेक्स्ट वैक्सीन आती है न्यूमो कंजुगेट वैक्सीन। इसके 2 प्राइमरी डोजेज होते हैं, जो कि 6th वीक और 14th वीक पे लगते हैं, और इसका जो बूस्टर डोज होता है वो 9th या 12 मंथ के बीच में आप दे सकते हैं। इसका भी सेम रहेगा पेंटावेलेंट की तरह, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली जाएगा और एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में इसको इंजेक्ट करते हैं। यहां तक समझ में आया? 4th आता है रोटा वायरस। क्या आता है? रोटा वायरस। इसके अंदर 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक में इसको देंगे। 1 साल तक आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। 3 ड्रॉप देंगे और ओरल रूट से ये जाती है, ठीक है। बहुत सी बुक में 3 ड्रॉप की जगह 5 ड्रॉप भी लिखा हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये भी पोलियो वैक्सीन है, लेकिन एक आती है ओरल पोलियो वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं ओपीवी, और ये है आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये 2 फ्रैक्शनल डोजेज में जाता है, 6th वीक और 14th वीक ऑफ एज में। 0.1 ml, मतलब बहुत माइन्यूट अमाउंट में इसको देते हैं। 0.1 ml मतलब कि पूरा 1 ml भी ये नहीं है, ओनली 0.1 ml देंगे और इंट्राडर्मली इसको देते हैं और 2 डोज में इसको देंगे, यानी कि एक 6th वीक में और एक 14th वीक में। राइट अपर आर्म में देंगे बाय इंट्राडर्मली यानी कि स्किन लेयर के अंदर। मीजल्स और रूबेला, इसका ध्यान रखना, 9th कंप्लीट मंथ होने से लेकर 12 मंथ तक आप इसको दे सकते हैं। वैसे मोस्टली बुक में 9 मंथ इसको लिखा हुआ है। और जो मीजल्स है उसको आप 5 साल तक की उम्र तक दे सकते हो। 0.5 ml डोज है, सबक्यूटेनियस से लगता है और राइट अपर आर्म है। सुनना, जापानीज एंसेफेलाइटिस और मीजल्स दोनों के दोनों ऐसे इंजेक्शन है जो कि सबक्यूटेनियस दिए जाते हैं। दोनों के दोनों ऐसे इंजेक्शन है जो कि 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक दिए जाते हैं। और मीजल्स को तो आप 5 साल तक की उम्र तक भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मीजल्स है वो राइट अपर आर्म में दिया जाता है और जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है वो लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। यहाँ तक समझ आया? अगर मीजल्स का सबक्यूटेनियस रूट भूल जाओ, अगर माइंड में बार बार इंट्रामस्कुलर आ रहा हो, तो ये बात निकाल देना। इसके लिए ट्रिक याद रखना, MSC, M मतलब मीजल्स और SC मतलब सबक्यूटेनियस। तो मीजल्स किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये राइट अपर आर्म में दिया जाएगा और जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है उसको आप लेफ्ट आर्म में देंगे। अब सुनो विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए की फर्स्ट डोज जो होगी वो 9 मंथ पे देनी है। 1 ml, जिसमें कितना कंटेंट होता है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसको आप ओरल देंगे, ठीक है। 1 ml बोला तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कभी IM या सबक्यूटेनियस लिख दे। विटामिन ए जो है वो ओरल जाता है। 9 मंथ कंप्लीट होने पे इसका फर्स्ट डोज जाएगा। इसके बाद वाले डोज भी आएंगे, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट डोज कब जा रहा है? 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 1 ml ओरल रूट से ये जाएगा। अब बात आती है चिल्ड्रंस की। तो फर्स्ट जो है वो है डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस। 16 से 24 मंथ्स में जाएगा। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में जाएगा। और आता है टिटनस, तो इसका भी सेम रहेगा, 0.5 ml, ठीक है। IM रूट से जाएगा और कहाँ लगेगा? एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। MR सेकेंड डोज यानी कि
भाई MMR जो था उसका मैंने निकाल दिया MR, है ना। तो 16 to 24 मंथ में लग रहा है 0.5 ml है, सबक्यूटेनियस रूट से जाएगा और राइट अपर आर्म में लगेगा। मैंने आपको बोला था MMR कैसे जाएगा, सबक्यूटेनियस लगेगा और राइट अपर आर्म में लग रहा है। OPV बूस्टर है, OPV बूस्टर लगेगा 16 to 24 मंथ, 2 ड्रॉप जाएगी ओरल। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है उसका भी 16 to 24 0.5 ml सबक्यूटेनियस लेफ्ट अपर आर्म में ये लगेगा। अब सुनो विटामिन ए की इंपॉर्टेंट बात। मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट डोज था वो लग रहा है 9 मंथ पे, है ना। उसके बाद में जो सेकंड डोज होगा वो 16 से लेकर 18 मंथ तक में लगाना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपने सेकंड डोज दिया तो आपको हर 6 मंथ के अंदर, जब तक बच्चा 5 साल तक का नहीं होता, आपको 2 ml या फिर बोलूँ तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरल रूट से जाएगा। जो फर्स्ट डोज था विटामिन ए का उस पर ध्यान देना, वो 1 ml था और 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट था। उसके बाद में जो सेकंड डोज स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो 2 ml रहेगी और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जाएगी और वो भी ओरल रूट से जाएगी। जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता, हर 6 महीने के गैप में बच्चे को क्या देना है, विटामिन ए का डोज देना है। ये बात समझ में आई। डीपीटी बूस्टर सेकंड, डीपीटी बूस्टर सेकंड 5 से 6 साल की उम्र में दोगे, मेनली 5 साल में दे दोगे। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में देना है। टीटी और टीडी यानी टिटनेस और टिटनेस टॉक्सोइड 10 और 16 साल में दोगे। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में आप देंगे। तो ये था पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अच्छे से कॉपी के अंदर बनाना, अपनी ट्रिक्स बनाना, याद करना, सबको याद होना चाहिए, ठीक है। ये अगर माइक्रो के अंदर नहीं पूछा गया तो आपसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और आपकी फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद होना चाहिए सभी को। अब सुनो इंपॉर्टेंट बातें। जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में बात सुनना। ओनली जो सेलेक्टेड एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें ये दिया जाता है। 2 to 9 डोज है जो विटामिन ए की, वो एडमिनिस्टर की जाती है 1 to 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। बाई एनुअल राउंड मतलब कि हर 6 महीने में। एक साल में 2 6 महीने आ जाएंगे, 6 12 तो 2 आ जाएंगे, तो 2 बार लग जाएगा जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता है। वो ये ICDS प्रोग्राम के कोलैबोरेशन में दिया जाएगा। ICDS बोलूँ तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्थ स्कीम। रोटा वायरस और PCV की बात करें तो सेलेक्टेड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, जिसमें कि रोटा वायरस दिया जाता है आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। मेन आप राजस्थान को देख लो, राजस्थान में रोटा वायरस दिया जाता है, ठीक है। PCV की बात करूँ तो PCV में भी राजस्थान में दिया जाता है। राजस्थान के अंदर मेनली 9 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दिया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सुनना रूट्स ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, कौन कौन सी वैक्सीन कौन कौन से रूट से दी जाएगी। तो जो OPV है और रोटा वायरस है, ठीक है, वो दी जाएगी ओरल रूट से और रोटा वायरस भी दी जाएगी ओरल रूट से। इंट्रामस्कुलर के अंदर आती है डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्ट्यूसिस या फिर टिटेनस टॉक्सोइड। मतलब डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, ये जितनी भी है, चाहे सिंगल हो या फिर कंबाइंड हो, ये सारी दी जाएगी इंट्रामस्कुलर। हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर, IPV इंट्रामस्कुलर, हिब ये भी इंट्रामस्कुलर और PCV जो है ये भी इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। PCV कौन सी थी, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, ठीक है। जो IPV है वो ये इंट्राडर्मल नहीं जाती है, अब ये पहले जाती थी इंट्राडर्मल, ये पहले जाती थी इंट्रामस्कुलर, आजकल इंट्राडर्मल जाती है 0.1 ml के डोज में, ठीक है। सबक्यूटेनियस में कौन कौन सी जाएगी, एक तो मीजल्स और एक येलो फीवर। और जो इंट्राडर्मल है उसमें कौन कौन सी जाएगी, एक तो IPV और एक BCG। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो इंट्राडर्मल है उसका देख लो, ये स्किन की सबसे अपर मोस्ट लेयर में लग रही है। सबक्यूटेनियस के बाद में जो सबक्यूटेनियस फेट हो रहा है उसमें लग रही है। और जो IM उसको एकदम सीधी करके इसने डाली है, कहाँ पे, 90 डिग्री के एंगल बना के सीधा डीप मसल्स में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर कोई पूछ ले कि साहब मेरे को तो ओनली पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, ओनली पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में बताओ, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में उनको शेड्यूल बताना कि साहब 8 बर्थ तो आप दोगे BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV का 0 डोज, ठीक है। 0 डोज में इसलिए इसको बोला है क्योंकि इस टाइम में
इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, ये ओनली सेंसिटाइजिंग डोज है जो बॉडी के अंदर मेमोरी देता है। इसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो डोज हो जाते हैं वो मेनली इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर जो 6th 10th और 14th वीक वाला टाइम है, इसके अंदर देंगे पेंटावेलेंट, जिसके अंदर आती है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिप। तो आप बोलोगे साहब आप नाम तो पेंटावेलेंट बोल रहे हो, इसके अंदर वैक्सीन तो 3 ही आई। तो ये 3 नहीं है, ये पूरी 5 वैक्सीन है। सुनना कैसे। डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, सारी वैक्सीन इसके अंदर आ चुकी है। हेपेटाइटिस बी इसके अंदर आ चुकी है। तो कितनी होगी डीपीटी मतलब कि 1 2 3, हेपेटाइटिस बी 4 और हिब यानी कि इन्फ्लुएंजा टाइप बी है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये सारी मिला के 5 वैक्सीन हो गई। और फिर ओपीवी इसके अलावा हम देते हैं। तो ये कब जाएगी 6th वीक 10th वीक और 14th वीक। फिर आती है मीजल्स एंड विटामिन ए 9 to 12th वीक। डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर एंड मीजल्स का सेकंड वाला डोज ये आता है 16 to 24th वीक। डीपीटी बूस्टर ये लगता है 5 से 6 साल में। ठीक है। अब नोट और इम्पोर्टेंट बात तुम सुनो भाई, अगर 2 डोज लगने हैं तो उनके बीच में 1 महीने से कम का टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि साहब एक तो ओपीवी फर्स्ट था, सॉरी एक तो डीपीटी फर्स्ट था और एक डीपीटी सेकंड था, तो इनमें लगने से भाई इनको लगाने से पहले कितना गैप होना चाहिए इनके अंदर, कितना गैप होना चाहिए, कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसने क्या बोला, शुड नॉट बी लेस देन 1 मंथ। दूसरी बात, बहुत सी बार आपने पोलियो कैंप्स के अंदर ड्यूटी की होगी। ठीक है। तो बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि साहब बच्चे को कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, थोड़ी बहुत फीवर है, हम तो इसको पोलियो नहीं पिलाने देंगे। ठीक है। तो सुनो बात, अगर छोटा मोटा कफ है, कोल्ड है, माइल्ड फीवर है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है वैक्सीनेशन। ठीक है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के, आप उसमें दे सकते हो अगर छोटा मोटा कफ, फीवर या फिर कोल्ड है तो आज का हमारा टॉपिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।